स्वागत है आप सभी का संकल्प एकेडमी अंबिकापुर के इस यूट्यूब चैनल पे। यह हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 7 है। अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषि एवं संबंधित सेवाओं की। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो ACF का पेपर है उससे कृषि, वानिकी, खनिज और उद्योग, यहाँ इन 4 टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो कृषि वाला जो टॉपिक है इसे थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसे डेटा के थ्रू देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना इन्फॉर्मेशन इससे हम लोग ले पाएँ उन सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त गवाते हुए बिना ज़्यादा वक्त गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कृषि के बारे में बात कर लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 80% जनसंख्या जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। भारत में जो इसकी स्थिति है वो छत्तीसगढ़ में और ज़्यादा खराब है। भारत में लगभग 70 से 75% जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर निर्भर है, और छत्तीसगढ़ में ये जनसंख्या जो पहुंच जाती है वो पहुंच जाती है 80% पे। ठीक है, इसमें लघु एवं सीमांत किसान जो हैं, लघु एवं सीमांत किसान का मतलब क्या हो जाता है, वो किसान जो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और उसका सेवन करते हैं, यानी कि आपके उस पे GDP पे या SGDP पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि सिर्फ 4% ही ऐसे किसान हैं जो बहुत अच्छे से आपका प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी बहुत बड़ा रीज़न है कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो हैं वो लघु एवं सीमांत किसान कहलाते हैं, इस वजह से इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक ही है, काफ़ी ज़्यादा गंदी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का हर एक जिले पे कोई ना कोई एक नदी बड़ी है ही, जो हर एक क्षेत्र को सिंचित करते हुए जाती है। अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ का जितना भी क्षेत्र है उसमें से सिर्फ 36% का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, जिसमें से 52% जलाशयों, नहरों के माध्यम से सिंचाई होता है और 29% नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होता है। तो ये दो चीज भी आप याद रखिएगा कि 52% जो है जलाशयों और नगरों के माध्यम से सिंचाई हो पाता है और 29% जो है वो नलकूपों के माध्यम से सिंचाई हो पाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैविक कृषि की। तो आपको पता होगा कि जैविक कृषि से क्वेश्चन आ रहे हैं, ACF के एग्जाम में ही हम लोग बात नहीं करें और बात करें हम लोग CGPSC की भी, तो CGPSC में जैविक कृषि से क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जैविक कृषि को सरकार ने क्या किया है, बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक योजना शुरू की है 2014 से, वो कहलाता है आपका राज्य पोषित जैविक खेती मिशन। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, और इसी के माध्यम से वर्तमान में हमारे 5 जिले हैं और 22 जिलों के एक एक विकासखंड को पूर्ण जैविक जिला बनाने हेतु संचालित का एकदम इनका कार्यक्रम चल रहा है। तो जैविक कृषि में क्या होता है, आपको अभी पता है कि गोधन न्याय योजना इन्होंने नया शुरू किया है। तो गोधन न्याय योजना में क्या होगा कि 2 रुपए के माध्यम से सरकार समितियों के माध्यम से किसानों से 2 रुपए प्रति किलो के माध्यम से गोबर खरीदेगी। फिर जो समिति इन्हें खरीदेगी, महिला स्व सहायता समूह जो इन्हें खरीदेगा, उसके बाद वो इसका खाद बनाएगा, उसी खाद को इस्तेमाल किया जाएगा जैविक कृषि के लिए। जैविक कृषि के फायदे क्या हैं? जैविक कृषि के फायदे हैं कि आप कोई रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इससे जो रहेगा कि जो हानिकारक पदार्थ रहते हैं जो हमारे सेवन करते समय उत्पादन में आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो जैविक कृषि का सबसे बड़ा फायदा यह है, ये आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। आगे देखते हैं कि जैविक कृषि में और क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये याद रखिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जिले ऐसे हैं जिन्हें जैविक जिला घोषित किया गया है, जिनमें से गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, ये 5 जिले हैं। इन 5 जिलों का नाम याद रखिएगा।
उनमें से सबसे पहला जिला दंतेवाड़ा, ये पहला जिला है जिसे सबसे पहला जैविक जिला घोषित किया गया था। और दंतेवाड़ा ही वो जिला है जहाँ पे पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया था जैविक जिला के लिए। क्योंकि जैविक कृषि अगर हमें करनी है तो जैविक कृषि के लिए एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो भी सामान्य कृषि होती है उससे काफी ज्यादा समय लगता है जैविक कृषि को करने में। और दंतेवाड़ा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे काफी ज्यादा सुविधा नहीं थी, लॉ एस्क का क्षेत्र है, पानी की भी बहुत ज़्यादा वैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है सिंचाई की। तो इस वजह से दंतेवाड़ा में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जैविक जिला बनाने को लेके, लेकिन ये सफल रहा। और जब ये सफल रहा तो बाकी के 4 जिलों को और चिन्हांकित किया गया और उनके ऊपर काम किया गया। और आज के डेट में हमारे पास 5 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से जैविक जिले हैं। साथ में जो बाकी के बचे हुए आपके 22 जिले हैं उनके एक एक विकास खंड को जैविक जिला बनाने को लेके काम चल रहा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जिले जो हैं आपके वो तो आपको बस्तर के ही दिख जा रहे हैं और एक जो अलग से है वो है गरियाबंद, ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद कुछ योजनाएं देख लेते हैं, योजनाओं से क्वेश्चन आता है जनरली। तो सबसे पहले पीएम कृषि सिंचाई योजना। पीएम कृषि सिंचाई योजना में ये जो शुरू हुआ था, आप इसे बस ध्यान रखिएगा कि कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से शुरू हुआ था। फसल बीमा योजना 2016 से शुरू हुआ था। और कृषि यांत्रिकीकरण 1523 कृषि यंत्र सेवाएं केंद्र की स्थापना की जा चुकी है और इसमें लगभग 10 लाख वित्त सहायता दी जाती है। ठीक है, और अगला आते हैं हम लोग सुराजी गांव योजना। इसी सुराजी गांव योजना के तहत में आपका नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी योजनाएं आती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी योजना किस योजना के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर होगा सुराजी गांव योजना। ठीक है, आते हैं एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। नरवा, ये सारे जो डेटा है वो आर्थिक सर्वेक्षण के हैं और मैंने सिर्फ उतने ही डेटा लिए हैं इनमें जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा डेटा नहीं लिए हैं। उनसे ज़्यादा डिटेल पढ़िएगा भी मत से, इतने काफ़ी रहेंगे आपके एसीएफ के एग्ज़ाम के हिसाब से और आने वाले आपके सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो नरवा मतलब होता है नहर। नरवा जो है छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है। इनका प्लान क्या है कि जहाँ से जो छोटे छोटे नहर आ रहे हैं उन छोटे छोटे नहरों को ही अगर आप संरक्षित कर दें, उन छोटे छोटे नहरों का ही अगर आप विकास कर दें, तो जब जाके वो बड़े आपके तालाब बनेंगे, जब बड़े जाके किसी चीज़ में मिलेंगे, बड़े नदी में मिलेंगे, तो उनका जो गुणवत्ता रहेगा वो काफ़ी सही रहेगा। इस वजह से नरवा योजना का शुरुआत किया गया था, जहाँ पे हमको जल स्रोत का संरक्षण करना है। राज्य में अभी तक 550 नाले हैं जिनका चयन किया गया है, जिनको संरक्षित करने की योजना है। इनके अंतर्गत आप इसे पढ़ सकते हैं, गली प्लग है, ब्रुशवुड डैम है, चेक डैम, लूज बुलडोजर, चेक डैम आदि, ये सब जो है निर्माण किया जाता है और जल स्रोत का संरक्षण किया जाता है। उसके बाद जो है आपका सेकेंड योजना जिसे कहते हैं गरुआ। गरु यानी कि गाय से बना हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, गोठान का निर्माण किया जाता है। इस गोठान निर्माण का उद्देश्य जो है वो है गायों को एक जगह इकट्ठा करना, उसके बाद उनके गोबर का इस्तेमाल करके खाद बनाना, उन्हीं के गोबर का इस्तेमाल करके जैविक कृषि के लिए सामग्री इकट्ठा करना, इनका मुख्य उद्देश्य है। 1903 ग्राम पंचायत का चयन किया गया है गोठान के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पशुधन के लिए चारा व्यवस्था, उन्हें चारा दी जाती है, पेयजल की व्यवस्था की जाती है पशुओं के लिए, वहीं पे सोलर पंप भी लगाए जाते हैं, फेंसिंग की जाती है, वृक्षारोपण भी किया जाता है, आदि सारे कार्य किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं घुरवा। इसमें 1916 ग्राम पंचायत का चयन कर वेस्ट डिकम्पोज का उपयोग, ताकि कम अवधि में गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट खाद कम अवधि में तैयार किया जा सके। अब जहां से हमको गरुआ यानी कि गोठानों से जो गोबर आ रहा है, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें कंपोस्ट तैयार करना है। ये है आपके घुरवा की स्कीम। उसके बाद बाड़ी 2012 ग्राम पंचायत का चयन किया गया है और घर के पीछे जो भूमि रहती है, जिसे जनरली गांव में बाड़ी बोला जाता है, उस बाड़ी पे
बागानी फसल का उपयोग कर जैविक खाद का उपयोग कर बागानी फसलें का उत्पादन, ये कहलाएगा आपका वाटिका योजना। ठीक है, आगे आते हैं और देखते हैं कृषि विपणन। हमने इसे पहले भी देखा था कि कृषि उपज मंडियों की संख्या जो है छत्तीसगढ़ में वो है 69 और उप मंडियों की संख्या जो है वो 118 और कृषि साख समिति जो है वो है 1333। वो 2-3 सालों से इतने ही हैं, ना बढ़े हैं ना घटे हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। अगर पुरानी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये एक कृषि पोर्टल है जिसका नाम है www.agriportal.cg.nic.in। इस कृषि पोर्टल का उद्देश्य क्या है? दैनिक भाव क्या चल रहा है, मासिक जानकारी प्राप्त करें कि कृषि उपज मंडियों में क्या स्थिति चल रही है, कौन सा किस चीज़ की कमी है, कौन सा ज़्यादा है। मतलब कृषि से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी पता करनी है तो कृषि के लिए agriportal.cg.nic.in पे जाके आप पता कर सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कुछ आदर्श मंडियों का निर्माण भी किया गया है जो 5 है, ध्यान रखिएगा इसे। धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली। ठीक है, आदर्श मंडियां छत्तीसगढ़ में 5 हैं, धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली। उसके बाद शॉपिंग मॉल के बारे में देखते हैं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में एक शॉपिंग मॉल खोला जा चुका है जो कि आपका राजनांदगांव में है और दूसरा महासमुंद में खोला जाएगा और ये प्रस्तावित है। शॉपिंग मॉल का मतलब क्या हो जाता है कि एक बड़ा सा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक बड़ा बिल्डिंग दे दिया जाएगा जहाँ पे अगर कोई किसान घुसता है तो कृषि का छोटा से छोटा सुई से लेके बड़ा से बड़ा कोई प्रोडक्ट तक एक ही छत के नीचे उन्हें मिल जाएगा। ये कहलाता है आपका कृषि शॉपिंग मॉल। ठीक है, उसके बाद उद्यानिकी फसल देख लेते हैं। उद्यानिकी फसल में आप ध्यान रखिएगा, ये 2 साल पहले CGPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि उद्यानिकी फसलों को क्रम के हिसाब से जमाइए कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, उसके बाद उससे कम कौन होता है, उससे कम कौन होता है और उससे कम कौन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा हम लोग फल जगाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे सब्जी आता है, उसके बाद मसाले आते हैं, उसके बाद औषधि जगाते हैं हम लोग और लास्ट में पुष्प जगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे फल, फिर सब्जी, फिर मसाले, फिर औषधि, फिर पुष्प। यही क्रम पूछा गया था आपसे 2 साल पहले CGPSC के एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखिएगा। कुछ योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं से सरकार क्वेश्चन कर सकती है। जैसे कि अभी ही 2018 का जो CGPSC का क्वेश्चन आया था, ये कृषि सिंचाई योजना से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो PM कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारी 3 नदियों को चुना गया है, जिनमें से है एक है केलो नदी रायगढ़ की, एक है खारंगरगी, एक है मनियारी नदी। ठीक है, तो ये जो 3 नदियां हैं, 3 नदियों में से पूछा गया था कि इनमें से कौन PM कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है। उसमें ऑप्शन था एक आपका केलो, एक था महानदी, एक शिवनाथ और एक ईब। तो आपका आंसर हो जाता केलो, क्योंकि PM कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केलो नदी ही आती है। और एक चीज याद रखिएगा, एक और अलग से योजना है जिसे ग्रामोत्थान योजना कहते हैं। अब ऐसे सुनने में लगेगा कि ग्रामोत्थान, ग्रामों का उत्थान करना है, लेकिन ये जो ग्रामोत्थान योजना है वो पशु नस्ल को सुधारने से रिलेटेड है। तो ये थोड़ी सी अलग योजना है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ रखा है। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए शायद इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किसी चीज़ में डाउट है या आपको कुछ पसंद आया। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।